हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ वर्क, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्केलर प्रोडक्ट जो था आपका, उसका भी हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था। ठीक है, इसके बाद आज हम करने वाले हैं आगे, इसके आगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क एंड वर्क डन ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स, और एनर्जी टॉपिक भी हम आज शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो जो कल हमने डिस्कस किया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कल वर्क को डिफाइन किया था। ठीक है, वर्क क्या होता है? प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन एज ए वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और वहाँ पर फोर्स भी होना चाहिए, तो दोनों जब होंगे और उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करोगे तो उस कंडीशन में वर्क होगा। लेकिन यहाँ पर वर्क का जो फॉर्मूला था अपने पास वो था W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, या फिर आप इसको एफ डॉट एस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा किस में आता है? स्केलर प्रोडक्ट में आता है, तो हम इसको एफ डॉट एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने x डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, तो आपके पास s डिस्प्लेसमेंट ले रखा हमने, ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा आ गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f इंटू एस आ जाएगा। अगर थीटा इक्वल्स टू 180 हो रहा था यहाँ पर, तो कॉस 180 की वैल्यू अपने पास क्या थी? -1 थी। ठीक है, और तो w की वैल्यू आ जाती है अपने पास -f इंटू एस आ जाती। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू यदि 90 हो रहा था, तो कॉस 90 की जो वैल्यू है वो कितने आ रही थी? 0 आ रही थी, और 0 आने पर w की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। अगर एंगल 0 ना हो करके, मान लो अगर इस डायरेक्शन में कोई एंगल हो, ऐसा कोई हो, थीटा वाला केस आ गया ना। अब ये एंगल कितना भी हो सकता है, s और f दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, s और f दोनों अपोजिट हो सकते हैं। जैसे ये s हो गया लेकिन फोर्स अपोजिट लग रहा है। ये कौन सा केस होता है? जब फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, तब इस टाइप का कंडीशन आती है। ठीक है, जो रेसिस्टिव फोर्स होते हैं वो इस टाइप की कंडीशन आती है। ठीक है, आप छाता लेकर चल रहे हो, बारिश के टाइम में अचानक से हवा आई, तो आप तो उसको पीछे की तरफ खींच रहे हो, लेकिन हवा उसको, आप तो आगे की तरफ खींच रहे हो, हवा उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो रेसिस्टिव फोर्स है, उनके कारण वर्क डन क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। अगर एंगल थीटा 0 to 90 इनके बीच में रहेगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 to 180 रहेगा तो वर्क डन कितना आएगा? ये नेगेटिव आएगा। तो इतना सब हमने कल डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ वर्क। तो देखो यहाँ पे ये हो गया वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है m मीटर और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन इनटू मीटर इसका SI यूनिट आ गई, डेराइव्ड यूनिट आ गई। ठीक है ना, किसकी आ गई? W वर्क की आ गई। लेकिन आपको पता है दिस n इंटू m इज अ डेराइव्ड यूनिट, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम भी रखा गया इसका। ये जूल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको वर्क के हीटिंग इफेक्ट को बताया था। करंट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट को, उसके हीटिंग इफेक्ट को बताया था, तो उसके रेस्पेक्ट में जूल इसका यूनिट दे दिया आपने। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से।
ओके। अब इसका आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फिर से आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला पता है आपको, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, S इंटू एफ, फिर से डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, ओके। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 टी टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा M1 L2 टी टू द पावर -2। ये आपका वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। शायद आपका डायमेंशंस वाला जो चैप्टर है वो हमने नहीं किया अभी तक, तो इसलिए डायमेंशंस वाला नहीं, वो चैप्टर का कुछ पार्ट नहीं किया, लेकिन डायमेंशन जो टॉपिक है ना ये हमने कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आपके अगर थोड़ी दिक्कत भी होती है समझने में तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मैनेज करें, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको जब भी होगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपको इतने से पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आप थोड़े नए हो अभी तक, ठीक है। यहाँ पर आप इतने फेमिलियर हो नहीं, इसलिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा इसके बाद, वो देखते हैं क्या है। देखो, वर्क डन ड्यू टू ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स इस बार वेरिएबल है। लास्ट जो हमने F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू एफ एस जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, F cos थीटा या FS मान लो, आप कोई भी मान लो, ये वाला कांस्टेंट फोर्स था। फोर्स भी यहाँ पे कांस्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ते जा रहा था, ठीक है। इस बार क्या है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ साथ फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसलिए ये वाली चीज थोड़ी अलग आएगी। तो देखना, हमने एक ये 2 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम कंसिडर किया है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, S डिस्प्लेसमेंट है जो इधर इंक्रीज हो रहा है x डायरेक्शन में, और ये फोर्स है जो y डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से एक ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये फोर्स आ गया। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फोर्स भी थोड़ा चेंज होते जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कई बार कम भी हो सकता है। यहाँ पे लगभग कांस्टेंट जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट S1 से स्टार्ट किया आपने, डिस्प्लेसमेंट की S पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और फाइनल पॉइंट S2 तक आप गए। इतनी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये F को यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा आगे, आप एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करो यहाँ पे, छोटा सा एकदम, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये तो S1 to S2 है, S1 से S2 तक है, और ये जो स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी ds। D stands for very small display S element, ओके। S ही होने को, लेकिन बहुत स्मॉल है, इसलिए आपने इसको D से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आपको पहले बताया था कि डिफरेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, S2 माइनस S1 अगर आपको पूछे तो आप डेल्टा S से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर डेल्टा S नहीं आकर ds आएगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है, ओके, इसलिए। तो ds स्मॉल एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, आप इस पॉइंट पर ये कोई भी एक पर्टिकुलर F होगा, किसी ना किसी फोर्स की वैल्यू होगी, जरूरी नहीं है मिनिमम हो, जरूरी नहीं है मैक्सिमम हो, तो मैंने कोई भी एक मिड वैल्यू ले ली, कोई भी कंसिडर कर ली, ठीक है। इस स्ट्रिप को हमने नाम दे दिया A, B, C एंड D, ये वाली स्ट्रिप है, ठीक है, ये A, B, C, D। अब इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना हो आपको, तो कैसे करोगे,
एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी सी डी क्या आएगा ये, ए बी सी डी। तो ये इसका नियरली जो स्ट्रक्चर है कैसी दिखाई दे रही है, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रही है, आइडियली नहीं, एक थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रही है। अगर ये और भी ज़्यादा पतली हो जाए, ये और भी ज़्यादा पतली तो हो ही सकती है, तो ये लगभग एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल की तरह है तो इसका एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया ही आएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ, जो भी आप लिखते हो। तो ये हो जाएगा इधर स्मॉल एरिया, छोटी सी स्ट्रिप है, इसका एरिया भी छोटा होगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया स्मॉल ए, डी ए। ओके, तो इट इज स्मॉल एरिया। ओके, स्मॉल यानी ये तो कैपिटल है यहाँ पे। तो लेंथ क्या हो गई इसकी, ये हो गई बी सी, इनटू विड्थ, ये इसकी विड्थ हो गई ए बी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या है, ये है, और ये क्या है यहाँ पे, फोर्स एफ। ओके, फोर्स एफ हो गया ये, इनटू ए बी क्या है, ये ए बी, ये हो गया आपके सामने डी एस। तो आप यहां पे देखो F इंटू डी एस, तो ये क्या हो गया, देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, F इंटू डी एस हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या हो गया, स्मॉल डी एस है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क आ गया। तो स्मॉल का जो आएगा वो खुद भी स्मॉल ही होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो गया, स्मॉल वर्क डन हो गया। ठीक है, तो ये जो डी एस है आपका, ये आपके पास क्या हो गया, एरिया हो गया, एंड विच इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। ओके, दिस इज वर्क डन। ये तो स्मॉल आ गया, लेकिन स्मॉल वर्क डन लिख दो आप यहाँ पे, जिससे क्या आपको समझ में आ जाए। ये हो गया ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कंप्लीट पूरा वर्क डन फाइंड करना हो यदि। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तो आ गया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस, ये एरिया ही इसका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि वर्क डन यहाँ से मोशन स्टार्ट हुई, मोशन इतनी सी थोड़ी हुई है, ये तो हमने डेराइव कर लिया, मोशन तो S1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुँची है, S2 तक पहुँची है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग भी तो फाइंड आउट करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग कर लो। इसके अकॉर्डिंग जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है S1 से S2 तक, तो देखो जितनी भी यहाँ पे स्ट्रिप बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, मैं अलग से दूसरे ग्राफ में बता देता हूँ आपको। ये यहाँ आपके पास एक स्ट्रिप, इसका हमने कैलकुलेट कर लिया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, यहाँ तक पूरे को आप छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर ब्रेक कर दो। ठीक है, अब जितनी भी ये स्ट्रिप्स है, इन सब का जो एरिया, इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐसा ही तो होगा। और इनका ऐड करते ही आपको पूरे का एरिया आ जाएगा और पूरे का वर्क डन आ जाएगा। तो पूरे का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे नाउ वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम S1 टू S2, S1 से लेकर S2 तक कितना वर्क होगा वो देखना है। तो इस एडिशन को, इस समेशन को हम देखो लिख तो ऐसे भी सकते हैं, समेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड हो गया जो आपने अभी तक 10th क्लास तक पढ़ा था। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह जो होती थी उसमें आप ऐसे समेशन करते थे कि हर एक क्वांटिटीज़ का समेशन करते, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं होता कि इस स्टेप में और इस स्टेप में कितना वेरिएशन है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, और ये जो स्मॉल है ये तो हमने बनाई है, इससे भी ज़्यादा छोटी हो सकती है। ठीक है,
तो इस टाइप के कंटिन्यूअस अगर कोई कंटिन्यूअस अगर वेरिएशन होता है फोर्स में कंटिन्यूअस अगर वेरिएशन होता है तो वहां पर इस समेशन को यूज नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, अगर इस डिफरेंस को मेजर करने लायक डिफरेंस हो ये तो इससे यूज कर लेंगे, लेकिन ये डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, मेजर करने लायक नहीं होता है। ये ग्राफ है, आप इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के डिफरेंस को तो बता सकते हो, लेकिन क्या आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस 1 और इस 2 को, इसके बारे में क्या बता सकते हो कितना डिफरेंस है? नहीं बता सकते। ये और भी तो ज़्यादा नज़दीक आ सकता है, तो इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन आएगा। तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ds। ओके, और फ्रॉम s1 टू S2, ये आपके पास वर्क की वैल्यू आ गई। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dw है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा w इक्वल्स टू फ्रॉम S1 टू S2 f ds। ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। ओके, ये वाला एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। फेयर डायग्राम आपका यही होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। डिफरेंस इतना है, हो सकता है कुछ टर्म आपको वीडियो को एक बार देखने के बजाय दोबारा देखना पड़ जाए, लेकिन समझ में नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये देखो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपना एनर्जी। एनर्जी क्या होती है ये ध्यान दो। देखो एनर्जी क्या होती है ये देखना है। ठीक है, अभी तक आप क्या समझते हो एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे आपने जो स्टडीज़ में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। पहले एबिलिटी टू डू वर्क, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज ए एनर्जी। और डेफिनेशन इस इजीएस्ट डेफिनेशन यही होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती। और इसके अलावा कोई टफ डेफिनेशन बताया तो कोई कुछ भी बता सकता है। ठीक है, आप ये मान के चलो, ये परफेक्ट डेफिनेशन मानता हूँ मैं अपनी तरफ से। अब इसके बाद क्या है, जैसे हम अपने आसपास में देखते हैं, जब आप अपने फ्रेंड्स में बात करते हो या आपस में बात करते हो तो आपको ये लगता है कि भाई हम कोई काम कर पा रहे हैं, कोई वर्क कर पा रहे हैं। हम कब कोई वर्क कर पाएंगे? जब हमारे पास एनर्जी होगी। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, अगर हमारे पास एनर्जी कम होगी हम कम काम कर पाएंगे। क्योंकि वर्क डन या काम करना दोनों ही एनर्जी का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का ही एक इसका पार्ट है। एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म आप कर सकते हो उसी का पार्ट है, और इसी को आप क्या बोल रहे हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अब इसमें एनर्जी कई टाइप की हो सकती है। सबसे सिंपलेस्ट एनर्जी मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ खाते हो, पीते हो, खाना खाते हो, आपका खाना खाते समय डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद आपको काम करने की एबिलिटी और अच्छे से आ जाती है, तो वो भी एक टाइप की क्या होगी? एनर्जी हो गई। ठीक है, वहाँ पर जो फूड है आपका उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर कुछ एनर्जी होती है। इवन पानी आप पीते हो उसमें भी कुछ एनर्जी का पार्ट होता है, तब भी आपको एक एनर्जी। आप बहुत लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हो, बहुत ज़्यादा थक गए, आप आकर बैठे, 2 मिनट के बाद आपने पानी पिया, तो भी आप फिर से उठ के थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा काम कर ही सकते हो, उठ के कुछ मान लो चाय बना सकते हो, ज़्यादा भी नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, अगर आप इस टाइप की एनर्जी की बात करो, अगर आप खाना खाते हो आने के बाद तो आप और अच्छे से काम कर सकते हो।
इवन हम रेस्ट लेते हैं वो भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है, ठीक है। लेकिन हमारे फिजिक्स में हम वो चीज़ें कंसिडर कम ही करते हैं, हम डायरेक्ट वो चीज़ें कंसिडर करते हैं जो हमें कोई दूसरा वर्क दे सके, जो वर्क हम देख सकें। तो यहाँ पर देखो एनर्जी का जो टाइप्स है, एनर्जी की टाइप्स हो जाएगी, टाइप्स नहीं, इसको आप एक्चुअल में फॉर्म बोल सकते हो, फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले आ जाएगी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ी है अभी तक वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद केमिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी के बाद आपके पास थर्मल एनर्जी हो सकती है। थर्मल एनर्जी के बाद आपके पास थर्मल एनर्जी के अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर विंड एनर्जी हो सकती है, ठीक है, विंड एनर्जी। फिर इसके बाद विंड एनर्जी के बाद सोलर एनर्जी आपके पास हो सकती है, ठीक है, सोलर एनर्जी। फिर इसके बाद जियो थर्मल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद टाइड एनर्जी हो सकती है, जो टाइड्स आती है ना ओशियंस वगैरह में, तो उनसे भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी को काम में ले सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है, ठीक है। हमें कोई भी ये इतनी एनर्जी है, इनको अदर पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी का हम बात करें तो थर्मल कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, सब जानते हो। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे तो क्या करोगे, कोल में केमिकल एनर्जी होती है, उसको बर्न करोगे, कंबशन करोगे तो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, और वही थर्मल एनर्जी लास्ट में किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी पहले, और फिर काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, तो यूनिट क्या हो गई एनर्जी की, एसआई यूनिट। एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है, और इसको रिप्रेजेंट जी से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्क एंड एनर्जी की जो सीजीएस यूनिट है, दोनों की बता रहा हूं मैं एक साथ, याद रखना इस चीज को। सीजीएस यूनिट होगी अर्ग, ओके, ईआरजी, और इसको आप ईआरजी है स्मॉल है, और क्या स्मॉल करोगे तो अर्ग इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। दोनों में रिलेशन क्या होता है ये और देख लो, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 अर्ग, ये इसका वैल्यू होती है। सीजीएस यूनिट हो चाहे एसआई यूनिट हो, दोनों में डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, लेकिन इसकी एनर्जी की एक बहुत स्मॉल यूनिट होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें बहुत अच्छे से, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझने की कोशिश करें, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा, और होमवर्क टाइम पे पूरा करें, और इनको वापस चेक भी करवाएं, ठीक है। थैंक यू।